अच्छा, ये नाम तो खबरों में बार बार आता रहता है ना। पर कभी सोचा है कि ये क्लब जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का है, असल में है क्या चीज? और इससे भी बड़ा सवाल कि ये काम कैसे करता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है, दुनिया का वो कौन सा क्लब है जो सबसे शक्तिशाली तो है पर पूरी तरह से अनौपचारिक है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, लेकिन जिसका ना तो कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है, ना ही कोई लिखी हुई नियम कानून की किताब। और इसका जवाब है G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन। देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की तरह कोई फॉर्मल संस्था नहीं है। इसे एक हाई प्रोफाइल मंच समझिए, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के लीडर्स बड़ी बड़ी ग्लोबल चुनौतियों पर बात करने के लिए मिलते हैं। और सबसे मजेदार बात, यहां सारे फैसले आपसी सहमति से होते हैं, किसी के आदेश से नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे एक इनफॉर्मल ग्रुप की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इसकी कहानी शुरू होती है 70 के दशक के एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट से। तो कहानी शुरू होती है 1975 से। उस वक्त तेल संकट और बेतहाशा महंगाई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर G6 बनाया। फिर ठीक अगले ही साल 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और बन गया G7। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया 1997 में, जब रूस की एंट्री हुई और ये ग्रुप G8 बन गया। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसे ग्रुप से सस्पेंड कर दिया गया और G8 वापस G7 हो गया। तो इतिहास तो काफी दिलचस्प है, लेकिन आज के समय में ये ग्रुप काम कैसे करता है? आखिर कौन है इसके सदस्य? और बिना किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के ये इतने बड़े फैसले लेते कैसे हैं? तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके 7 कोर मेंबर देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस्ड लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इन 7 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन भी हर चर्चा में शामिल होता है। हालांकि इसे 8वां सदस्य नहीं माना जाता, बल्कि एक तरह का परमानेंट पार्टनर समझा जाता है। इसके काम करने के तरीके को समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना यूएन से करना। देखिए, यूएन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और जो ऐसे कानून बना सकता है जो सबको मानने पड़े। वहीं दूसरी तरफ G7 पूरी तरह से इनफॉर्मल है। कोई हेडक्वार्टर नहीं, कोई पक्के नियम नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसी सहमति। और सच कहें तो यही लचीलापन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका कोई परमानेंट लीडर नहीं होता। इसकी प्रेसिडेंसी हर साल सदस्यों के बीच रोटेट होती रहती है। जो भी देश मेजबान होता है वही उस साल का एजेंडा सेट करता है और अपनी तरफ से दूसरे देशों को, जैसे कि भारत को, मेहमान के तौर पर इनवाइट भी कर सकता है। चलिए ठीक है, ये समूह मिलता है, बातें करता है, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? ये दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? आइए इसके मुख्य उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है ग्लोबल इकोनॉमी को संभालना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2008 का वित्तीय संकट, जब इन देशों ने मिलकर दुनिया को एक और महामंदी से बचाया था। ये देश व्यापार और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। इकोनॉमी के अलावा ये देश दुनिया में शांति और सुरक्षा को लेकर भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने में G7 ने ही सबसे अहम भूमिका निभाई थी। और हाँ, आज की सबसे बड़ी चुनौती यानी क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट जैसे बड़े लक्ष्यों को हकीकत में बदलने और विकासशील देशों को क्लीन एनर्जी के लिए फंड देने में भी G7 देश बहुत अहम रोल निभाते हैं। और आखिर में G7 आज के जमाने की चुनौतियों से भी निपटता है, जैसे कि महामारी, सप्लाई चेन की दिक्कतें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कोई भी एक देश अकेले नहीं निपट सकता। तो भविष्य में क्या होने वाला है? ये ग्रुप आगे कहाँ मिलने जा रहा है और उनका फोकस क्या हो सकता है? तो देखिए, अगले कुछ सालों का प्लान तो पहले से ही तैयार है। 2025 में 51वां G7 समिट कनाडा के कैनानस्किस में होगा और 2026 में 52वां समिट फ्रांस के एवियन-लेस-बेंज में होने वाला है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40% से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ 7 देश मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी, मतलब दुनिया की पूरी कमाई का 40% से भी ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। सोचिए जरा, बस यही एक आंकड़ा काफी है ये समझने के लिए कि जब ये लोग एक कमरे में बैठकर कोई फैसला लेते हैं तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में क्यों सुनाई देती है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां भारत, चीन और ब्राजील जैसी नई ताकतें उभर रही हैं, क्या सिर्फ 7 देश मिलकर ही ग्लोबल एजेंडा तय कर सकते हैं? ये सवाल G7 की ताकत और उसकी चुनौतियों को दोनों को हमारे सामने रखता है और हमें इसके भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।